हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपी में एक और टीचिंग की वैकेंसी रिलीज हो गई है। यूपी में टीचिंग वैकेंसीज की जो बाहर आई हुई है उसमें सबसे पहले एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकली थी, उसके बाद जीआईसी लेक्चरर एंड देन उसके बाद जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीपीएससी में, और अब पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसीज निकल चुकी हैं, है ना। तो क्या डिटेल्स हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स के रिलेटेड सारी बातें करेंगे। फिजिक्स की कितनी वैकेंसी हैं, क्या उनका एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है, नेट सेट की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब तुम्हारे पास मल्टीपल वैकेंसीज है यार, है ना, तो अब तो बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन होनी चाहिए। और इस तरह की वैकेंसीज जो आपको पता है कि गवर्नमेंट जब अपने दूसरे तीसरे साल में होती हैं तो 5 साल में करीबन एक बार ही इस तरह की वैकेंसीज निकालती है। दो बार भी बहुत हार्डली होता है 2 बार इस तरह की वैकेंसीज निकले। तो एक साथ इतनी बम्पर वैकेंसीज आ रही हैं तो अब अपनी प्रिपरेशन जरा स्टार्ट कर दो अगर अभी तक नहीं कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों ही कैटेगरी में वैकेंसीज निकली हैं। मैंने आपको कहा कि हम फिजिक्स की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले, तो नॉन इंजीनियरिंग में आपको बता दूं फिजिक्स में भी सीट्स आई हैं, केमिस्ट्री में भी सीट्स आई है, इंग्लिश में भी आई है, मैथमेटिक्स में भी आई है। बाकी इंजीनियरिंग वाली आप चेक कर लेना, सबसे ज़्यादा सीट्स आई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। अच्छा, फिजिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 24, केमिस्ट्री के अंदर है टोटल नंबर ऑफ सीट्स 21, इंग्लिश के अंदर टोटल सीट्स हैं 18 और मैथमेटिक्स के अंदर टोटल सीट्स है 32। फिजिक्स की जो 24 सीट्स हैं उसमें 11 जनरल की हैं, 6 सीट एससी की है, उसके अलावा 5 सीट जो है वो ओबीसी की है और 2 सीट ईडब्ल्यूएस की है, एक एक्स सर्विसमैन के लिए है और 4 वुमेन्स कैटेगरी में। 4 किसमें? वुमेन्स कैटेगरी में। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं, बाकी जो ब्रांच वाले हैं या बाकी स्ट्रीम वाले हैं वो चेक कर लेना अपने आप। मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की बता रहा हूँ। तो फिजिक्स की कुल में 24 सीट आई हैं, जिसमें से जनरल की 11 है, वुमेन्स की 4 है, एससी की 6 है, ओबीसी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है और एक्स सर्विसमैन की 1 है। बाकी फिजिकल हैंडीकैप्ड में एक भी सीट नहीं है फिजिक्स के अंदर। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है। एग्जाम फीस जो रहने वाली है वो 200 रुपये रहने वाली है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा 25 रुपये, कुल मिलाकर फीस लगेगी 225, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का होगा या ईडब्ल्यूएस का होगा या फिर ओबीसी का होगा। एससी और एसटी के लिए फीस रहने वाली है 105 रुपये। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होंगे उनके लिए 25 रुपये फीस रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन के लिए फीस रहने वाली है 105 रुपये। ठीक है, ये हो गई फीस की बात। फॉर्म्स जो हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, कल ये नोटिफिकेशन आया था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक आया है इंजीनियरिंग कैडर में, मतलब जिन्होंने इंजीनियरिंग से अप्लाई करना है, और एक का आया है नॉन इंजीनियरिंग में। तो नॉन इंजीनियरिंग में हम बात कर लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स के लिए आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट विद फर्स्ट क्लास। मास्टर डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ, यानी कि फर्स्ट डिवीजन आपका होना चाहिए। ठीक है, अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट का मतलब है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्ययन सेवा नियमावली 2021 में निर्धारित अहर्तता के अंतर्गत किसी भी शाखा में अनुप्रयुक्त विषय के रूप में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में गणित तथा अंग्रेजी हिंदी जैसे उपयुक्त विषय विशेष में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर हो। तो अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मतलब आपका मास्टर डिग्री अगर आपने फिजिक्स में एमएससी किया है तो उसमें आपके 60% होने चाहिए। इसी तरह से आपने केमिस्ट्री में एमएससी किया है तो उसमें आपके कम से कम 60% होने चाहिए। उसके बाद व्याख्याता यांत्रिक अभियंत्रण तथा कर्मशाला अधीक्षक हेतु अधिमान्यता साक्षरता के समय भराई जाएगी। तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल है किसके लिए? जो इंजीनियरिंग वाले हैं। यदि आपको जहाँ से भी आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, तो वहाँ पे आपको अगर 60% मतलब परसेंटेज में मार्क्स अवार्ड ना होकर आपको सीजीपीए में अवार्ड होते हैं, तो सीजीपीए में जो 60% है वो किसके इक्विवेलेंट माने जाएंगे? 6.75 आपके ग्रेड पॉइंट होंगे तो उसको 60% के इक्विवेलेंट माना जाएगा। इसी तरह से 6.25 आपके जो मार्क्स ग्रेड पॉइंट होंगे तो उसको 55% के इक्विवेलेंट माना जाएगा। ये बाकी यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है कि 7.25 है तो 65%, 7.75 है तो 70%, 8.25 है तो कितना? 75%। यहाँ पर ये सारा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद एज लिमिट की बात कर लें तो कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 20 ईयर। मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 21 साल। ये मिनिमम है 21 साल, मिनिमम 21 साल है। और उसके बाद मैक्सिमम जो है वो 40 साल है।
मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल, मिनिमम एज जो है वो है कितने, 21 साल होनी चाहिए। और दे मस्ट हैव नॉट बीन बोर्न अर्लियर 2 जुलाई 1985, 2 जुलाई 1985 के पहले कोई भी कैंडिडेट नहीं चलेंगे। एंड यहाँ पर 1 जुलाई 2004 के बाद के कोई कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब वो 21 साल के नहीं होंगे और वो 40 साल से बड़े हो गए होंगे। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 55 साल है। अब रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं कि एज लिमिट में रिलैक्सेशन कितना रहने वाला है। तो अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय 5 ईयर फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। यदि आप यूपी से हैं और एससी कैटेगरी से आते हैं या एसटी कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी से आते हैं, है ना, देखो यूपी से हो, एससी से आते हो, एसटी से आते हो, ओबीसी से आते हो और स्किल्ड प्लेयर हो, यूपी के प्लेयर कोटा से हो, क्लासिफाइड गेम यूपी में मतलब जो भी गेम्स के कोटा से आप आ रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, है ना, इंक्लूडिंग टीचर्स स्टाफ ऑफ बेसिक शिक्षा परिषद ऑफ यूपी एंड टीचर्स स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट एडेड माध्यमिक विद्यालय ऑफ यूपी, मतलब यूपी के गवर्नमेंट में आपके मम्मी पापा काम करते हैं या आप खुद काम करते हो, एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, इसके अलावा गेम्स कोटा से आना चाहते हो तो वहां पर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 साल का रिलैक्सेशन मतलब अगर आपकी एज 40 साल हो चुकी है तो 45 साल तक आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, कितने साल तक, 45 साल तक। ये हो गया पहला। तो पहला क्या हो गया, यदि एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, ठीक, ये किसके लिए, यूपी के लिए होने चाहिए। अदर देन यूपी सारे के सारे किस में कंसिडर होंगे, जनरल में। यूपी के बाहर वाले सारे के सारे किस में कंसिडर होंगे, जनरल में। मतलब आपका डोमिसाइल अगर यूपी का है तो आप यूपी के माने जाओगे। तो यूपी, एससी, एसटी, ओबीसी, उसके बाद यूपी गेम्स कोटा, ये चीज आपके पास है। या फिर इसके बाद यूपी गवर्नमेंट सर्विस में आप हो। गवर्नमेंट सर्विस को यहां पर डिफाइन किया हुआ है कि यूपी बेसिक शिक्षा परिषद में टीचिंग स्टाफ में हो और टीचिंग, उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में आप जॉब कर रहे हो, है ना, तो वहां पर आपको कितने साल का रिलैक्सेशन है, 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो यहां पर 5 साल का, यानी कि आपकी जो एज है वो अगर 40 है तो 40 से 45 तक यहां पर कंसीडर होगा। दूसरा कैटेगरी, यहां दूसरा जो रिलैक्सेशन है वो क्या है कि अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय 15 ईयर। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, यूपी के हैं, तो उसमें आपको 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि एज जो है वो कितनी है, आपकी ऑलरेडी जो रिलैक्सेशन में 55 साल ली हुई है, तो 55 के बाद यहाँ पर 15 और जोड़ दो तो 70 साल में। इसमें तो क्या मतलब है यार। तो अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय 15 ईयर फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन ऑफ यूपी। तो यूपी के फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 15 साल का रिलैक्सेशन है। ऑलरेडी यहाँ पर 55 साल दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड है यहाँ पर, अपर एज लिमिट शैल आल्सो बी ग्रेटर बाय 3 ईयर प्लस पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन आर्मी ऑफ इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर और एक्स आर्मी पर्सनल ऑफ यूपी। यूपी के आप रहने वाले हो, एक्स आर्मी कोटा से आप आए हो, तो वहां पर आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ये सब किसके लिए, यूपी के लिए, है ना। तो एक्स आर्मी और कहाँ के हो, यूपी के हो, तो 3 साल का आपको कोटा मिलेगा। 3 प्लस यानी कि 40 प्लस 3 43, तो 3 साल का वहां पर रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है कि ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन है या एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आपका जो मास्टर डिग्री है अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट में वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि एससी से एसटी से, ऐसा कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से सभी के लिए, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, सबके लिए 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर। पेपर के पैटर्न की बात कर ले तो 2 पेपर होंगे, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। 2 पेपर जो होंगे उसमें पहला पेपर जो होगा उसमें एक पार्ट होगा सामान्य हिंदी का, जनरल हिंदी का, जिसके 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये 25 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो पेपर होगा, मतलब इसका सेकंड पार्ट होगा पेपर फर्स्ट का, उसमें आपका सब्जेक्ट यानी कि अगर आप फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये टोटल होंगे 100 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो पार्ट फर्स्ट इस पेपर का 75 मार्क्स का हो जाएगा, इस पेपर का पार्ट 2 300 नंबर का हो जाएगा। कुल मिलाकर ये पेपर 375 नंबर का हो जाएगा और 2.5 घंटे इस पेपर के लिए आपको मिलेंगे। इसी तरह से पेपर 2 जो है उसमें पहला पार्ट होगा सामान्य अध्ययन का, जो कि 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 75 नंबर के। दूसरा पेपर होगा जिसमें आपका सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा, उसके 100 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 300 नंबर, वही 2.5 घंटा और 375 नंबर।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो परीक्षा है व्यक्तित्व परीक्षा यानी कि साक्षात्कार जो है इंटरव्यू, वो होगा 100 नंबर का। तो 100 नंबर का इंटरव्यू हो गया, टोटल 375 के ही हो गए। तो टोटल मिलाकर जो पूरा पेपर है वो 850 नंबर का हो गया, जिसमें आपके 2 पेपर हो गए, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। पेपर फर्स्ट और पेपर 2 को जो क्लियर करेगा यानी कि जो कट ऑफ बनेगी उसमें 3 बच्चा गुना सेलेक्ट किए जाएंगे। जो भी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके 3 गुना बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे और उन 3 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। तो कुल मिलाकर पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसके मार्क्स हो जाएंगे 850 नंबर। कितने हो जाएंगे? 850 नंबर। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अप्लीकेबल होगी। 0.33% मार्क्स आपके काटे जाएंगे अगर आप गलत क्वेश्चन, गलत जो ऑप्शन है वो लगाते हैं। OMR बेस्ड एग्जाम होगा ये एग्जाम जो होगा OMR बेस्ड होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.33 मार्क्स की। अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन भी लगा देते हैं तो उस केस में भी उसको नेगेटिव माना जाएगा, और नेगेटिव माना जाएगा तो आपके 0.33 मार्क्स काटे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, अगर आप जनरल से हैं और OBC से हैं, EWS से हैं, तो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो 40% होने चाहिए। मतलब अगर आपके 40% से कम आते हैं, है ना, 40% से कम आते हैं तो आपको आगे की प्रोसेस के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, है ना। 40% लाने जरूरी हैं। 40% तो बेंचमार्क है। अब उसके ऊपर जितने बच्चों के नंबर आएंगे उसके हिसाब से फिर कट ऑफ बनेगी। तो 40% कट ऑफ नहीं है, 40% मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो है। तो 40% जनरल OBC इनके लिए होने चाहिए। इसी तरह से SC ST से अगर आप हैं तो आपके 35% मिनिमम कम से कम मार्क्स आने चाहिए। कुल मिलाकर अगर आप बात करें दोनों पेपर की, तो दोनों पेपर जो हैं 375 कितना हो गया, 600 और 700, 750 नंबर हो गए। तो 750 में से आपके, अगर आप जनरल से हैं तो 40% कम से कम आने चाहिए अगर कंसीडर होना है। ये श्योरिटी नहीं है कि कंसीडर हो ही जाओगे, हो सकते हो। और इसी तरह से SC ST से हो तो कम से कम 35% मार्क्स आपके आने चाहिए। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो SC ST के बंदे हैं या फिर OBC के बंदे हैं, है ना, आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो, आपको अनरिजर्व सीट चाहिए, आपको अनरिजर्व सीट में जाना है, तो वो बेनिफिट आपको केवल और केवल तभी मिलेगा जब आपने पूरी भर्ती प्रक्रिया में कहीं पर भी जो आपको बेनिफिट मिलता है, जो कंसेशन मिलता है, उसका फ़ायदा नहीं उठाया होगा। मतलब जैसे आप कैटेगरी से आते हो और कैटेगरी में आपके 35% मार्क्स मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स का क्राइटेरिया है। अब वहाँ पर आपने फ़ायदा ले लिया वो। अब जो मेरिट लिस्ट बन रही है, अब आप उसमें चाह रहे हो कि हमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भेज दिया जाए, तो वहाँ पर आपको फिर अनरिजर्व्ड में कैटेगरी में नहीं भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट उठा लिया है। अगर आपके 40% मार्क्स आ रहे हैं, है ना, आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लिया इनिशियल स्टेजेस में, तो फिर आपको रिजर्वेशन जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके अगेंस्ट सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और ये किसके बाद इंक्लूड किया गया है? जो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया था अभी कुछ 2-3 महीने पहले, जिसमें ये कहा गया था कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो पूरी प्रोसेस में केवल एक ही जगह मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी भी स्टेज पर रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया है तो उसके बाद आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको जनरल की सीट पर नहीं भेजा जाएगा। इन केस आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट पहले नहीं लिया है, देन आपको कहाँ पर भेजा जा सकता है? जनरल की सीट पर भेजा जा सकता है। फिर सिलेबस की बात कर लें तो हिंदी का जो सिलेबस है उसमें आपसे पूछा जाएगा हिंदी, वर्ण विचार, स्वर्ण, स्वर व्यंजन, पर्यायवाची और ये शब्द हिंदी के सिलेबस हैं। इसी तरह से जनरल स्टडीज़ के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये सारा पूछा जाएगा। फिजिक्स के 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट के सिलेबस में होगा मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें डायमेंशनल एनालिसिस जो कि फिजिक्स का पार्ट होता है, जो आप 11th क्लास वाली फिजिक्स का वो वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, टेंसर, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर स्पेशल फंक्शन पूछे जाएंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे चीज़ें हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स पूछा जाएगा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन वाली मैकेनिक्स है और PG वाली मैकेनिक्स है, दोनों इसमें पूछी जाएंगी। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में आपका ग्रेजुएशन वाला थर्मोडायनेमिक्स भी और जो PG वाला थर्मोडायनेमिक्स है दोनों इंक्लूडेड है ना। वो रेफ्रिजरेटर वगैरह सब डाले हुए हैं यहाँ पर।
फिर इसका चौथा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा ऑप्टिक्स एंड अकाउस्टिक्स। ऑप्टिक्स एंड अकाउस्टिक में मतलब जो पूरी ऑप्टिक्स आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, वो पूरी ऑप्टिक्स यहाँ पर डाली हुई है। फिर उसके बाद बात कर लें पेपर 2 की। पेपर 2 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे ये जो सिलेबस है ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों को मिलाकर बनाया है। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन प्लस पीजी दोनों का सिलेबस है ये ईएमटी का। क्वांटम मैकेनिक्स ग्रेजुएशन प्लस पीजी, क्वांटम मैकेनिक्स ग्रेजुएशन प्लस पीजी दोनों का सिलेबस मिलाकर बनाया हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स को। और उसके बाद एटॉमिक मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, यहाँ पर भी ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंडेंस मैटर ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। तो कुल मिलाकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का मिला जुला सा सिलेबस है। कुछ टॉपिक वहाँ से उठाए हुए हैं, कुछ टॉपिक वहाँ से उठाए हुए हैं, दोनों को मिलाकर सिलेबस बनाया हुआ है। कुल मिलाकर 8 सब्जेक्ट हैं फिजिक्स के, जिसमें से 4 चले जाते हैं पेपर फर्स्ट में और 4 चले जाते हैं पेपर सेकंड के अंदर। उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, हिंदी और जीके आपसे पूछी जाएगी। हिंदी पूछी जाएगी पेपर फर्स्ट के अंदर और जीके पूछी जाएगी पेपर सेकंड के अंदर। कुल मिलाकर ये आपकी प्रोसेस रहने वाली है, जिसमें आपके 2 रिटर्न पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और प्लस पेपर सेकंड, और उसके अलावा आपसे लिया जाएगा एक इंटरव्यू। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस रहने वाली है। नेट सेट की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है, जैसे और आप प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं जो नॉन इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, तो वहाँ पर नेट और सेट आपको रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर नेट और सेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो प्रेफरेंशियल है। मतलब अगर आपके पास है तो आपको एडवांटेज मिल सकता है इंटरव्यू में, पर इनिशियली प्रोसेस में उसका ऐसा कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक सब्जेक्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।